गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो स्पेशली डेडिकेटेड है ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों के लिए जहां साइंस के टीचर की प्रॉब्लम रहती है। कल हमने आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक जो प्रारंभ किया था, बट उससे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको दी थी। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज हैं। देन हमने मैटर के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया था उसके भौतिक अवस्था के आधार पर एवं उसकी शुद्धता के आधार पर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कुछ तत्वों के नाम मैंने आपको लिखवाए थे, उनके प्रतीक वगैरह आपसे बोला था याद करने के लिए। अच्छी बात है, आपको याद हो गए हैं, तो नहीं हुए तो फिर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही, कुछ और निकालते हैं, ठीक है। तो उस आज जो हम पढ़ेंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक ही है, लेकिन उससे पहले उनको समझने से पहले कल हमने आपको पढ़ाया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ाया था। भौतिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया था, रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन दे दी थी। अब रासायनिक जो परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया है, बट उसको समझने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया करेंगे कैसे, उसके लिए आपको एलिमेंट्स, तत्व और परमाणु क्या है ये समझना ज़रूरी है। तब परमाणु की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपको आगे चलकर अभिक्रिया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आज स्टार्ट करते और आज हम पढ़ रहे हैं तत्व। क्या पढ़ रहे हैं आज? तत्व पढ़ रहे हैं। एक मिनट यार, क्या गिर गया? ठीक है, तत्व क्या है? तो तत्व की यदि परिभाषा हम कहें तो ये कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो समान कणों से मिलकर बनते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो कण आया है कणों से मिलके बने होते हैं, मीन्स एक समान कण हो, सेम बहुत सारे कण हो लेकिन वो एक ही हो, समान कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसे तत्व कहते हैं। और ये जो कण हैं इन कणों को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और इस परमाणु को हमें पढ़ना है आज। हालांकि परमाणु का जो आपका लेसन है वो इस रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक से नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका परमाणु और अणु वगैरह है, यौगिक। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए परमाणु का बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है। इसीलिए हम आपको परमाणु के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री या ब्रीफ नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, परमाणु की सबसे पहले परिभाषा क्या है? परमाणु की परिभाषा क्या है? तो परमाणु क्वेश्चन आता है दोस्तों, खूब आता है। परमाणु किसी पदार्थ का, इसको मिटा देते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, मीन्स हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम कण जिसका
आगे विभाजन संभव ना हो अर्थात हम कह सकते हैं अविभाज्य ना हो तथा जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ना रह सके लेकिन एक रासायनिक तत्व के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता हो परमाणु कहलाता है। दोस्तों शायद आपने एक अलग तरह की डेफिनेशन आज पढ़ी होगी परमाणु की, थोड़ा बड़ी हो गई, बट इसमें सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक परमाणु की डेफिनेशन में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है परमाणु समझने के लिए आप ये कह सकते हैं, कोई भी पदार्थ हम कोई भी पदार्थ लें, मान लीजिए अभी मेरे पास चौक नहीं है पर मैं चौक लूँ, जो चौक आता है उस चौक के मैं 2 टुकड़े करूँगा, फिर जो छोटा टुकड़ा होगा उसके टुकड़े करूँगा, इवन मैं टुकड़े करते जाऊँगा, जितना हो सकता है मैं उसके टुकड़े करूँगा। लास्ट में जाकर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा बिंदु आएगा कि जो कण बचेगा उसका आगे विभाजन संभव नहीं होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो वो कण बचेगा वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या जो सब सूक्ष्मतम कण होता है वही तो क्या होता है, परमाणु होता है, जो क्या होता है अविभाज्य परमाणु। दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए कि जो एटम है, एटम इसको इंग्लिश में परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक है, जिसकी खोज डाल्टन ने की थी। किसने की थी? डाल्टन ने। और इसका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द एटोनी से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य मीन्स जिसका विभाजन, जिसका खंडन, जिसका विभाजन संभव ना हो, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरा एक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कभी भी परमाणु अकेला नहीं रह सकता स्वतंत्र अवस्था में। ये हमेशा किसी न किसी रूप में या तो परमाणु बन के अपने जैसे तत्वों के साथ मिलके अणु बनाता है, या अन्य तत्वों या अणुओं से मिलकर के यौगिक बनाकर फिर प्रकृति में पाया जाता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात, थर्ड बात यह है, यह नहीं पाता है, लेकिन उसमें रासायनिक तत्व के सारे गुणधर्म होते हैं। किसी भी रासायनिक तत्व के सारे गुणधर्म एक परमाणु में पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया, एटम एक ग्रीक वर्ड है, एटोनी जिसका मतलब होता है अविभाज्य। सर डाल्टन ने इसकी खोज की थी। उसके बाद हाँ, ये अविभाज्य है। सॉरी, एक मिनट।
ठीक है, ये अविभाज्य है, लेकिन जैसे जैसे स्टडी होती गई, जैसे जैसे रिसर्च होती गई, पता चला कि इनसे भी छोटे कण हैं, परमाणु से भी छोटे कण हैं, मतलब परमाणु भी किन्हीं अपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। ये सूक्ष्म कण होते हैं, वो अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनसे मिलकर के परमाणु बना होता है। तो परमाणु की संरचना हम पढ़ते हैं, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना ज़्यादा अपने इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। परमाणु तीन प्रकार के अपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। अपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में तीन प्रकार के माइक्रो या अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से ही हम परमाणु कह सकते हैं। एक परमाणु की यदि हम संरचना बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार होती है। एक परमाणु के एक सेंटर होता है परमाणु का, और जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और उस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कोश या कक्षाएं। वृत्ताकार अवस्था में होती है, कक्षाएं होती हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है, इसके लिए बहुत सारे जो है थ्योरी हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हम सिर्फ आपको इनकी लोकेशन थोड़ा बता देना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है इस पर नेगेटिव आयन पाया जाता है। मीन्स हम इसे कह सकते हैं, ये क्या होता है, ऋणावेश, या और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ऋणावेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो कि इनकी एक परमाणु के स्ट्रक्चर में क्या पोजीशन होती है और याद नहीं रहे, तो एक चीज़ याद रखना, घर में किसी भी फैमिली में एक घर जो उसका जो घर होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में पड़े रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में पड़े रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे भागते रहते हैं, फिरते, वो हमेशा
गांव घर से बाहर ही रहते हैं, कमाने खाने के लिए हमेशा बाहर रहते हैं, वही कंडीशन एक परमाणु की है। ये एक घर है, ये घर है, नाभिक क्या है, घर है। और इस घर में कौन कौन रहेगा, बाहर कौन रहेगा, वो आप समझ लीजिए। घर में हमेशा वह व्यक्ति पड़ा रहता है निश्चित होकर, निष्फिक्र होकर, जिसके पास पैसों की या धन दौलत की कोई कमी ना हो। समझ रहे हो। और ऐसे व्यक्ति को हम धनवान व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, धनवान व्यक्ति। अर्थात हमेशा धनवान व्यक्ति ही अंदर घर में पड़ा रहेगा, उसे टेंशन नहीं रहेगी। तो धनवान यहाँ पे कौन है, धनवान। धनावेश, धनावेश कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P से इंकित करते हैं। तो प्रोटॉन हमेशा नाभिक में अंदर रहता है परमाणु के। कुछ और प्रकार के लोग भी रहते हैं जो हमेशा घर में पड़े रहते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं बेशर्म आदमी, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस घर का खर्चा कैसे चल रहा है। दे डोंट केयर, उन्हें सिर्फ पड़े रहना है। समझ रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो, प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स आवेश रहित। उनको कितना ही कह लो, उनको आवेश आता ही नहीं है, गुस्सा आता ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं आवेश रहित। और आवेश रहित कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही जो है वो किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। अब दोस्तों, हमारे घरों से बाहर कौन भागता रहता है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी वही कंडीशन है। आप देख सकते हो रोज़ न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं मज़दूरों की क्या कंडीशन हो रही है। भाग रहे हैं बेचारे, पैदल चल रहे हैं, कितनी सारी मौतें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं दोस्तों, पैसे की वजह से। वो निर्धन हैं, वो निर्धन हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हैं, और गरीबी के कारण वो अपने घर में नहीं रह सकते थे, इसलिए वो अलग अलग जगहों पे जा कर के, कोई महाराष्ट्र, कोई कोलकाता, कोई भुवनेश्वर या जयपुर, अलग अलग जगहों पर काम के उसमें एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहते हैं। वही कंडीशन, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है, वो ऋणी हैं, गरीब हैं, उन पे ऊपर क्या है, कर्जा है लोगों का, क्या है, कर्जा। और जिनके ऊपर कर्जा होता है उन्हें हम बोलते हैं ऋणी लोग। ऋणी, ऋण है भाई तेरे ऊपर, वो ऋणी, इसलिए वो भागते रहते हैं। तो यहाँ पे ऋणी कौन है, यहाँ पे ऋणी है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन ऋणी हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऋणी हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आए समझ में दोस्तों। ये बात हो गई इनकी लोकेशन की, कि उनकी लोकेशन क्या होती है। ये जो परमाणु की में इनकी क्या स्थिति होगी, ये सब कुछ जो बताया था वो एक रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी जो है परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। अब इसमें सवाल उठता है, हमें पता चल गया 3 प्रकार के कणों से मिलकर परमाणु बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो हमने बनाए हैं, कितनी कक्षाएं होंगी किसी परमाणु में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी परमाणु में, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको तत्वों के नाम लिखवाए थे और जो परमाणु क्रमांक लिखवाया था, तो जो तत्व जिस परमाणु क्रमांक पे होता है, समझ रहे हो, जो तत्व जिस परमाणु क्रमांक पर होता है, उस परमाणु क्रमांक के बराबर ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं।
ठीक है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये याद रखना। जिसका जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम यहाँ पे एक उदासीन परमाणु को लेकर चलेंगे और मोस्टली होता भी यही है, प्रोटॉन की संख्या भी बराबर ही होती है, ये मान लीजिए। कुछ डिफरेंट होता है लेकिन मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। न्यूट्रॉन जो है ये, इसकी संख्या भी इससे 1-2 कम ज़्यादा होती है, उसका इतना मैटर नहीं है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में आगे हमने देखना चाहते हैं, ठीक है इलेक्ट्रॉन वो तो इसमें रहते हैं अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक जगह ठीक है, पर ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, ये किस बेस पे किया गया है और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस व्यवस्था को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु का एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस सेम परमाणु के कितने ही, मतलब उस सेम तत्व के कितने भी परमाणु हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा समान रहेगा। ठीक है, तो एक बार उसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिभाषा होगी किसी तत्व की वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का प्रारूप उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के बहुत सारे वो हैं। एक सिंपल फार्मूला है 2n²। 2n² का मतलब होता है जो n है, इधर n बराबर होता है कक्षाओं की संख्या, कक्षा का नंबर मान लीजिए, या कक्षाओं की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसकी पहली कक्षा में, पर किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हम करेंगे 2 × n का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी दूसरी कक्षा में मतलब n बराबर 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए हम 2 × 2 का होल स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में कितने होंगे, तो 3 ×
2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये जनरल फार्मूला है, लेकिन दोस्तों एक बोर मॉडल और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोर मॉडल दिया था परमाणु की संरचना का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और उसे हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। और इस नियम के अनुसार परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अन्य कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से। समझ रहे हो? मतलब पहली कक्षा को छोड़ करके सभी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको हम अष्टक नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अष्टक नियम भी कहते हैं। एक ये सारी चीज़ आपको पता हो। दूसरी चीज़, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए एक चीज़ और समझो, जिसे हम बोलते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता, बैलेंसी बोलते हैं इसको। संयोजकता, जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 और 1 11, ये इसका विन्यास होगा। मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1 होगा। तो इस नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक परमाणु अपनी जो बाह्यतम कक्षा है उसका अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करता रहता है। जिनका पूर्ण है उनको छोड़िए, लेकिन जिनका अपूर्ण है वो पूर्ण करने की कोशिश करता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना यदि अष्टक पूरा करना चाहे तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, यदि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसकी ये कक्षा भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो बाह्यतम कक्षा होगी वो ये सेकंड वाली कक्षा होगी। और जो सेकंड कक्षा है इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका अष्टक पूरा हो जाता है। कहने का मतलब समझिए, प्रत्येक परमाणु जिसकी बाह्यतम कक्षा का अष्टक अपूर्ण होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करके या कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश में लगा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखो, यदि किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, त्यागने की या साझा करने की जो क्षमता होती है, एक स्पेसिफिक क्षमता होती है किसी परमाणु की, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। किसी
तत्व की रासायनिक अभिक्रिया या अन्य तत्व के साथ बंध बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, त्यागने या साझा करने की विशिष्ट क्षमता, विशिष्ट को लेने दीजिए, कि क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तत्व की, कोई भी तत्व जब वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं या वो किसी अन्य तत्व के साथ या अपने जैसे तत्व के साथ बंध बनाते हैं, बंध मीन्स एक रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय जो वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या दोनों परस्पर साझा करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो संयोजकता है हम उसको अष्टक नियम से ही 2, 8, 8 इस नियम से निकाल सकते हैं। जो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी संयोजकता होगी, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इधर लिखता हूँ संयोजकता। मान लीजिए किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जब हम किसी को देते हैं तो हमारे ऊपर ऋण नहीं आता, हमारे ऊपर धन आता है। मीन्स हम धनवान कहलाते हैं। दान करने वाला धनी व्यक्ति कहलाता है, ऋणी नहीं। लेने वाला ऋणी कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन या जो धन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? वो ऋणी कहलाता है। तो इसकी संयोजकता प्लस की 1 होती है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसकी संयोजकता प्लस की 2 होती है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस की 3 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन हो तो कंडीशन 50-50 की हो जाती है। मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो साझा करते हैं, मोस्टली साझा करते हैं, या फिर प्लस माइनस का रहता है, दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर +-4 लिख रहे हैं। इसके बाद में यदि किसी इलेक्ट्रॉन की में संख्या कितनी हो? 5 हो, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति से, दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है, किसी से उधार ले रहा है, तो वो उसका क्या हो गया? ऋणी हो गया। इसलिए उसकी 3 संयोजकता होगी। कितने लेगा अष्टक पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने ले रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या हो गया? -3। यदि 6 इलेक्ट्रॉन हो
तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2, क्योंकि वो लेगा इसलिए -2। 7 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसलिए -1। 8 हो तो वह उदासीन होगा, वह अभिक्रिया नहीं करता है, वह किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। इसको हम अर्ध उदासीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप अभिक्रिया करना सीख गए हो। डोंट वरी, आप यू आर कैपेबल टू डू हाउ टू डू रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।